नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे फिट फॉर लाइफ कैंपेन, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, श्रीलंका का आर्थिक संकट व प्रभाव तथा रूस यूक्रेन युद्ध व भारत पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करने जा रहे हैं फिट फॉर लाइफ कैंपेन की। टोक्यो 2020 पैरालंपिक भारतीय खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण रहा है। इतिहास तब लिखा गया जब पहली बार किसी भारतीय महिला एथलीट अवनी लेखरा के द्वारा पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया है। यह उपलब्धि इस बात का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है कि समावेशन को बढ़ावा देने हेतु खेलों का उपयोग करने में भारत कितना आगे आ गया है। यह इस बारे में एक वार्तालाप बिंदु भी बना है कि कैसे भारतीय महिलाएं अंततः पुरुष प्रधान क्षेत्र के रूप में देखे जाने वाले क्षेत्र में अपने लिए जगह बनाने का दावा कर रही हैं। हालांकि पैरालंपिक की सफलताओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों की अधिक भागीदारी हेतु अधिक अवसर और एक सक्षम वातावरण प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि जब खेल समावेशी हो जाते हैं तो उनमें न केवल खेलने वालों के जीवन को बदलने की क्षमता होती है, बल्कि निष्पक्ष खेल के मूल्यों को प्रोत्साहित करके व्यापक समुदाय के जीवन को भी बदलने की क्षमता देखी जा सकती है। यही कारण है कि खेलों को संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास एजेंडा के केंद्र में रखा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के परिणामों को प्राप्त करने की दिशा में अपने योगदान में खेल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि भारत में दुनिया के कई अन्य हिस्सों की तरह कोविड-19 ने 2020 के पैरालंपिक की समावेशी विरासत को चुनौती दी और उन व्यापक लाभों को भी चुनौती प्रस्तुत की है जो खेल व्यक्तियों और समुदायों के लिए उत्पन्न कर सकते हैं। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी उपायों के चलते अब कम लोग अभ्यास कर रहे थे और खेल से लाभान्वित होने की संभावनाएं भी कम देखी जा रही थीं। इससे परिणाम ये हुआ कि शारीरिक निष्क्रियता तेजी से बढ़ी और इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने पर भी देखा गया है। इसके संदर्भ में यूनेस्को द्वारा परिचालित किए गए स्कूली शारीरिक शिक्षा के विश्वव्यापी सर्वेक्षण डेटा को आपको ध्यान रखना है, जिसके अनुसार यह पता चलता है कि शारीरिक शिक्षा के लगभग 70% शिक्षक अपने छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को महामारी के दौरान खराब स्थिति में मानते हैं, जिसमें विकलांग बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते देखे गए हैं। यह संकट इस पृष्ठभूमि में और विकराल हो जाता है जहां पहले से ही खेल में सभी के लिए समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शारीरिक शिक्षा और खेल के लिए बजट आवंटन भी कम रहता है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं खेलों में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर देती हैं। विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए खेल का परिदृश्य कहीं अधिक प्रतिकूल है, जिसमें लिंग और विकलांगता के आधार पर भेदभाव के कारण अवसर और कम हो जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में यह आवश्यक हो जाता है कि हम खेल में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित रूढ़ियों को चुनौती दें और खेलों को सभी के लिए सुलभ और समावेशी बनाने पर भी कार्य करें। इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि खेल एक रचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग समावेशन और समानता को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए हमें खेलों को भी कोविड-19 प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति रणनीतियों के एक के रूप में उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से समुदायों को ज्यादा स्वस्थ, मजबूत और लचीला भी बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत एक समावेशी खेल संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रभावी नीतियों को अपनाए जाने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा पर केंद्रित
प्रगतिशील पाठ्यक्रम को अपनाने की आवश्यकता है और इसके संदर्भ में बेहतर तरीके से प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा पेशेवरों की भी आवश्यकता है। इसके लिए खेल में रुचि रखने वाले विभिन्न संगठनों और निकायों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए और भारत में सांस्कृतिक, जनसांख्यिकी और ढांचागत विविधता के लिए लचीलेपन की भी उतनी ही आवश्यकता है। यही कारण है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को किया गया है, जिसके संदर्भ में यूनेस्को के फिट फॉर लाइफ फ्लैगशिप पहल को आपको याद रखना है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा अपनी इस फिट फॉर लाइफ फ्लैगशिप पहल को भारत में भी शुरू किया गया है। फिट फॉर लाइफ पहल बढ़ती शारीरिक निष्क्रियता, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, सामाजिक बहिष्कार और असमानताओं से निपटने के प्रभावी समाधान उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रभावशाली खेल नीतियों, स्कूल पाठ्यक्रम और जमीनी स्तर पर बेहतर भागीदारी के रूप में भी डिजाइन किया गया है। यूनेस्को का मानना है कि यदि फिट फॉर लाइफ पहल को भारत के फिट इंडिया अभियान, खेलो इंडिया जैसी पहलों के साथ जोड़ा जाएगा तो यह आशा की जा सकती है कि यह ज्यादा स्वस्थ, समावेशी और न्याय संगत समुदायों के लिए ज्यादा सहयोगकारी परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि चूंकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को अक्सर खेल नीतियों, गतिविधियों में नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि खेल के सभी पहलुओं में उनकी दृश्यता को बढ़ाया जाए, जिससे खेल में उनकी भागीदारी आगे बढ़ सकती है और इसको इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माने जाने की आवश्यकता है। इसलिए यूनेस्को आदि का ये मानना है कि खेलों में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी को मजबूत करने के लिए महिला रोल मॉडल को बढ़ावा देना अत्यंत अनिवार्य है। क्योंकि आज हम विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को मना रहे हैं, तो हमारे समक्ष अपनी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने हेतु खेल की भूमिका को भी पहचानने का अवसर है। हम अपने प्रयासों के माध्यम से रूढ़ियों को तोड़ने की उम्मीद कर सकते हैं, ताकि हर कोई खेलों में शामिल होने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आश्वस्त महसूस कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे सकारात्मक पंथ निरपेक्षता की। हाल ही में कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर सकारात्मक पंथ निरपेक्षता की अवधारणा चर्चा में देखी गई है। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो उसने यह तर्क दिया कि भारतीय पंथ निरपेक्षता एक सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है, जिसकी उत्पत्ति का स्रोत वैदिक वाक्यांश सर्वधर्म समभाव है, जहां राज्य सभी समुदायों के मौलिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अभ्यास के लिए एक सक्षमकारी भूमिका को निभाता है। यह तुर्की जैसे अनेक देशों के विपरीत है, क्योंकि वहां पर नकारात्मक प्रकार की पंथ निरपेक्षता है, जहां कोई भी सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक पहचान को नहीं दिखा सकता है। उदाहरण के लिए वहां की संवैधानिक अदालतों ने सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। हिजाब के संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है कि हिजाब कुछ मुस्लिम महिलाओं के द्वारा सार्वजनिक रूप से सर ढकने के लिए पहने जाने वाले वस्त्र को कहा जाता है। यदि हम भारत में पंथ निरपेक्षता की बात करें तो सामान्य अर्थों में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है नागरिकों के जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म का पृथक्करण। पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ है धर्म को विशिष्ट रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाना। भारत में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। हालांकि भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य के द्वारा सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को धर्म से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। यही कारण है कि हमें इस संदर्भ में पंथ निरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय प्रारूप के बीच के अंतर को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि भारतीय प्रतिमान वाले पंथ निरपेक्षता में सैद्धांतिक दूरी पर बल दिया जाता है,
जिसमें राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों से पृथक रहेंगे, किंतु राज्य संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में वर्णित आधारों पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके विपरीत जो पश्चिमी प्रतिमान वाले परनिरपेक्षता के मॉडल हैं, उसमें पारस्परिक अपवर्जन पर बल दिया गया है। इसमें राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और इसी तरह धर्म राज्य के मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि पंथ निरपेक्षता के भारतीय प्रतिमान में राज्य धार्मिक संस्थाओं को सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन सहायता देने में विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके विपरीत पश्चिमी प्रतिमान में राज्य किसी भी धार्मिक संस्थान को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अंतर के संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय प्रतिमान में राज्य प्रायोजित धार्मिक सुधारों का प्रावधान होता है। इस प्रकार भारतीय संविधान के द्वारा अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि पश्चिमी प्रतिमान में राज्य प्रायोजित धार्मिक सुधारों की कोई संभावना नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई धर्म किसी महिला को पुजारी बनने से वर्जित करता है तो राज्य इसके संदर्भ में कुछ नहीं कर सकता है। अंतर के कुछ और बिंदुओं के संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 26 के तहत सामुदायिक अधिकारों की मान्यता दोनों का ही समावेशन करती है, जबकि इसके विपरीत पश्चिमी पंथ निरपेक्षता केवल व्यक्तिगत अधिकारों पर ही केंद्रित है। इसमें स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समानता का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच समानता से है। इसके अतिरिक्त पंथ निरपेक्षता के भारतीय प्रतिमान में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक सुधारों को भी संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है, जबकि पंथ निरपेक्षता के पश्चिमी प्रतिमान में समुदाय आधारित अधिकारों या अल्पसंख्यक अधिकारों की ज्यादा गुंजाइश नहीं देखी जाती है। इस प्रकार इन अंतरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिमी पंथ निरपेक्षता की अवधारणा की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि यह राज्य को व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देते हुए धार्मिक बुराइयों का उन्मूलन करने की शक्ति तथा अनुमति भी प्रदान करता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे श्रीलंका के आर्थिक संकट तथा प्रभाव की। श्रीलंका में देखे जा रहे आर्थिक संकट का प्रभाव अब राजनीतिक क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। अनेक विद्वानों के अनुसार श्रीलंका में देखा जा रहा सार्वजनिक असंतोष अब धीरे धीरे एक प्रकार की क्रांति का रूप ले सकता है। ऐतिहासिक रूप से श्रीलंका विविध प्रकार की निर्जातियों के मध्य विभाजित रहा है, किंतु श्रीलंका के समक्ष जिस प्रकार का आर्थिक संकट विद्यमान है, उसके चलते अब राजनीतिक तौर पर लोग संयुक्त होने लगे हैं तथा वह सरकार को इसका दोषी मानते हुए सरकार से उत्तरदायित्व की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर इसका प्रभाव गोटबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंदा राजपक्षे की सरकार पर देखा जा सकता है, जिन पर इस्तीफा देने का भारी दबाव है। राजपक्षे सरकार के द्वारा समस्या का निपटान किए जाने के लिए एक बहुपार्टी कैबिनेट का भी प्रस्ताव किया गया है। हालांकि इस पर सहमति नहीं बन पाई है तथा राजपक्षे सरकार को समर्थन देने वाले श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जैसे दलों ने शासित गठबंधन से ही बाहर जाने का फैसला कर लिया है। इससे सरकार के समक्ष संकट बढ़ गया है, क्योंकि राजपक्षे सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि सरकार के अल्पमत में आने के बावजूद वास्तविक प्रश्न अभी भी यह बना हुआ है कि क्या विपक्षी दल एक वैकल्पिक सरकार को स्थायी रूप से ला पाने में सफल हो सकते हैं अथवा नहीं। इस पृष्ठभूमि में आवश्यक हो जाता है कि श्रीलंका अपने आर्थिक सुधार को सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर योजना के साथ सामने आए। इसके संदर्भ में उसे न केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोगकर्ताओं की आवश्यकता होगी, अपितु साथ ही व्यापक प्रकार के आर्थिक सुधारों को भी लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि श्रीलंका एक ब्रिज लोन को ले सकता है, जिसके माध्यम से वह अपने पुराने प्रकार के ऋणों को चुका सकता है।
हालांकि इसके संदर्भ में एक बाहरी ऋण पुनर्गठन योजना लागू की जा रही है, लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कोई विश्वसनीय नेतृत्व उपस्थित होता है अथवा नहीं। इस रूप में हम देख सकते हैं कि श्रीलंका वर्तमान में एक चौराहे अथवा दोराहे पर खड़ा दिखाई देता है। एक तरफ जाने पर वह ऋण जाल में फंस सकता है, सोवरिन डिफॉल्ट का सामना कर सकता है और संभावित दिवालियेपन की तरफ भी जा सकता है। हालांकि दूसरी ओर आशावादियों का यह भी कहना है कि वर्तमान प्रकार की अशांति अपने राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिमान को बदलने का एक असाधारण अवसर भी प्रदान करती है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि श्रीलंका के वर्तमान आर्थिक संकट में सरकारों की अक्षमता के साथ ही अत्यधिक सुरक्षा व्यय, घरेलू उत्पादन पर बल देने में कमी तथा निर्णय लेने के केंद्रीकरण सब में मिलकर अव्यवस्था में योगदान दिया है। यानी इन सब को ही किसी न किसी रूप में बदलने की आवश्यकता है। इसके तहत श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक विफलताओं को ढकने के लिए बहुसंख्यकवादी लामबंदी की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए, अपितु समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। लोगों को भी यह महसूस करना होगा कि जाति और धर्म से जुड़े भावनात्मक मुद्दों पर मतदान करने से केवल शासक वर्ग को ही फायदा होता है और शायद ही इसका लाभ आम जनता को प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक महत्वपूर्ण परिवर्तन ही श्रीलंका को आर्थिक मुक्ति की ओर ले जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से रूस यूक्रेन युद्ध व भारत की। रूस यूक्रेन युद्ध के 40 दिन होने की पृष्ठभूमि में भारत के युद्ध के संदर्भ में भूमिका और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती दिखाई दे रही है। यह पिछले 2 हफ्तों में विदेशों से आने वाले गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से स्पष्ट हो जाता है। इनमें से अधिकांश गणमान्य व्यक्ति अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं। ऐसे गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा 3 रूपों में भारत के समक्ष संदेश रखा गया है। सबसे पहले भारत से यह अपेक्षा की गई है कि वह संयुक्त राष्ट्र में अपने वोट को बदले, जहां उसने रूस के आक्रमण की आलोचना करने वाले सभी प्रस्तावों से परहेज किया है। भारत से यह भी अनुरोध किया गया है कि भारत छूट पर पेश किए जा रहे रूसी तेल की खरीद में त्वरितता ना करे। साथ ही साथ भारत से यह अपेक्षा भी की गई है कि भारत रुपया रूबल राष्ट्रीय मुद्रा आधारित भुगतान तंत्र का उपयोग करने से बचे, क्योंकि यह एक प्रकार से रूस को प्रतिबंधों से बचने का माध्यम भी प्रदान करते हैं। हालांकि भारत पर दबाव के बावजूद भारत ने हाल ही में रूसी विदेश मंत्री की मेजबानी की तथा प्रधानमंत्री आदि के द्वारा उनसे वार्ता की गई। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत वर्तमान में रूस और यूक्रेन के संदर्भ में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रहा है। भारत का यह भी कहना है कि यूरोपीय देशों द्वारा भी अभी तक रूस से किए जाने वाले तेल के आयात को कम नहीं किया गया है, तो भारत को भी ऐसा न किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जब भारत के विदेश और रक्षा मंत्री 2+2 वार्ता के लिए वॉशिंगटन जाएंगे, तो अमेरिका भारत पर रूस विरोधी रुख अपनाने के लिए और भी दबाव डाल सकता है। वॉशिंगटन की यात्रा में भारत के खिलाफ काटसा प्रतिबंधों से संभावित छूट की भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि भारत रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सभी दबावों के बीच अमेरिका रूस को विविध बहुपक्षीय मंचों से भी हटाने का इच्छुक नजर आ रहा है, जिसके चलते आगे रूस को G20 शिखर सम्मेलन से बाहर करने और मानवाधिकार परिषद से भी निलंबित करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। हमें इस बात को भी समझना होगा कि यद्यपि भारत ने गंभीर दबावों के बीच एक बेहतर निर्णय लेते हुए कार्य किया है, किंतु आगे स्थितियां बदल सकती हैं। यूक्रेन में जिस प्रकार के जमीनी हालात देखे जा रहे हैं, वह इन स्थितियों को बदल सकता है,
क्योंकि रूसी सेना पर लगातार मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का आरोप है और इसके संदर्भ में लगातार जांच की मांग भी की जा रही है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा करने की संभावना है, क्योंकि रूस के द्वारा पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों को छोड़ने की संभावना नहीं है और इसके जवाब में पश्चिमी शक्तियां और अधिक प्रतिबंधों के साथ सामने आ सकती है। भारत को इसके संदर्भ में यह भी महसूस करने की आवश्यकता है कि वह अपने निष्पक्षता के मूल्य को बनाकर रख सके। इसके लिए युद्ध के रंगमंच में जिस प्रकार से तेजी से बदलाव हो रहे हैं, उस पर भी गहरी निगाह रखे जाने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार से वर्तमान में भारत एक वैश्विक लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस रूप में भी भारत को अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर तथा दिमाग को खुला रखते हुए वास्तविक गुटनिरपेक्ष शक्ति के रूप में ही कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत में पंथ निरपेक्षता राज्य और धर्म के सख्त अलगाव के बजाय सभी धर्मों के लिए समान सम्मान के विचार पर आधारित है। व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, खेलों की समावेशिता हेतु खेल में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को घेरने वाले कलंक और रूढ़ियों को चुनौती देना महत्वपूर्ण है। यूनेस्को की फिट फॉर लाइफ पहल की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप पंथ निरपेक्षता का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में प्रचलित पंथ निरपेक्षता को स्पष्ट करेंगे और इसके सभी धर्मों के प्रति समान आदर के विचार की भी व्याख्या करेंगे। इसके संदर्भ में आप भारतीय पंथ निरपेक्षता के प्रतिमान की पश्चिमी पंथ निरपेक्षता प्रतिमान के साथ तुलना को भी दर्शाएंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप खेलों की समावेशिता के विषय का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप कोविड-19 की पृष्ठभूमि में खेलों को और समावेशी बनाए जाने की मुद्दे की व्याख्या करेंगे। इस संदर्भ में यूनेस्को की फिट फॉर लाइफ पहल को भी स्पष्ट करेंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दैनिक समाचार विश्लेषण के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।